लाख टके की बात में अब बात करते हैं हाथरस की, जिसको लेकर गुस्सा पूरे देश में देखा जा रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार सियासत भी गर्माती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ सख्ती बरतने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं हाथरस में मौजूद अधिकारियों के खिलाफ। लेकिन अभी भी हाथरस में पीड़िता के परिवार के सवाल जस के तस बने हुए हैं। हाथरस पर हो रहे सियासी बवाल की ये 3 तस्वीरें हैं। 2 दिन में 2 बार पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में राहुल गांधी से धक्का मुक्की की। इसके बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन से पुलिस ज्यादती के आरोप लगे। तीसरी तस्वीर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की है। गुरुवार को राहुल और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने से रोका गया। इसके बाद टीएमसी नेताओं का भी यही हाल हुआ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर तो पुलिस ने लाठीचार्ज तक कर दिया। हाथरस का मामला ऐसा है कि पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हैं। लगातार इस मामले में सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। जब तक मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। जी बिल्कुल, कल आपकी गिरफ्तारी हुई थी और जी बार कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हाथरस की पीड़िता को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर के वाल्मीकि मंदिर में प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में कांग्रेस की प्रार्थना सभा हुई। इसमें पीड़िता को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रियंका गांधी खुद पहुंची। हाथरस मामले में पूरे देश में प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तो दिल्ली से लेकर कोलकाता, भुवनेश्वर तक कांग्रेस सहित दूसरे दलों ने अपनी आवाजें बुलंद की। किसी को भी हाथरस जाने नहीं दिया जा रहा। विपक्ष योगी सरकार पर सवाल उठा रही है। पूरे मामले में हाथरस के डीएम सवालों के घेरे में है। प्रशासन पर पीड़ित परिवार को बंधक बनाने का आरोप है। पीड़ित लड़की के चचेरे भाई ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जी कुछ नहीं हो रही, बस उनका फोन छुड़ा लिया है और वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रही बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया। आप भाभी माँ बात करना चाहती मीडिया से, तो पुलिस निकलने नहीं दे रही। निकलने क्या कर रखा है पुलिस ने? पुलिस क्या कहाँ कैसे लगी है? घर में घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में। आखिर क्या छिपा रहा है हाथरस प्रशासन? क्यों मीडिया की एंट्री बैन है? यह तो साफ लग रहा है कि इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से खौफनाक चूक हुई है। विपक्ष इन्हीं सवालों के जरिए योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। टी न्यूज़ नेशन। और अब बात इमरान खान की, जिनकी नादानियों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है, उनकी नासमझी की लिस्ट लंबी होती जा रही है। लगता है भूगोल से लेकर साइंस तक किसी भी सब्जेक्ट की बुनियादी जानकारी तक इमरान खान को नहीं है। जब से इमरान पीएम बने हैं ऐसे ही उलूल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं। बयान जिससे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। पूरी दुनिया में इमरान की जग हंसाई, एक से एक बयान, ना इतिहास का ज्ञान, ना भूगोल की समझ। वो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा तेज अगली ट्रेन्स डेवलप हो रही हैं। ये सारा जो सोवियत यूनियन इतना बड़ी दुनिया की सुपर पावर थी, वो पीछे इसलिए रह गई कि वहां ये सजा जजा का कानून खत्म हो गया और वो सब कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज थी। ऑन द बॉर्डर रीजन ऑफ जर्मनी एंड जापान दे हैड जॉइंट इंडस्ट्रीज। हर मोर्चे पर फेल है इमरान। कंगाल पाकिस्तान में महंगाई की मार से परेशान अवाम, ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इमरान की नासमझी की वजह से पाकिस्तान की बेइज्जती, जग हंसाई और बेइज्जती जिससे इमरान की अपने मुल्क में ही होती है किरकिरी। लेकिन खान साहब कहां चूकने वाले हैं? जहां मौका मिले अधूरे ज्ञान की गंगा बहानी शुरू कर देते हैं। चीन की तरक्की को इमरान खान किस नजर से देखते हैं, इस पर जब सिलेक्टेड पीएम ने अपनी जुबान खोली तो साफ हो गया कि खान साहब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मुरीद हैं। वहां से जो ज्ञान मिलता है उसे बांटने में परहेज नहीं करते। ये सारा जो सोवियत यूनियन इतना बड़ी दुनिया की सुपर पावर थी, वो पीछे इसलिए रह गई कि वहां ये सजा जजा का कानून खत्म हो गया और वो सब कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज थी। और गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर भी कई मुल्कों ने, मसलन चाइना के अंदर, उन्होंने बड़ा जबरदस्त कानून बनाया हुआ है। वहां मेरिटोक्रेसी का इतना जबरदस्त सिस्टम है चाइना में कि वो सारी दुनिया को पीछे छोड़ के जा रहे हैं। तालिबान खान का साइंस का ज्ञान तो बिल्कुल जीरो है।
पाकिस्तानी वजीर आजम का दावा है कि चीन स्पीड की लाइट वाली रफ्तार से ट्रेन चलाने वाला है। आप कोई खान साहब से पूछ ले कि भाई ये स्पीड की लाइट क्या वाला है। कराची से लाहौर पहुंचना चाइनीज की जो अब ट्रेन चल रही है वो 4 घंटे में पहुंचा देती है, और वो जो अगली ट्रेन बना रहे हैं वो शायद 2 घंटे में पहुंचा दें, क्योंकि वो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा तेज अगली ट्रेन डेवलप हो रही हैं। इमरान सिर्फ साइंस में जीरो नहीं है, बल्कि इनका ज्योग्राफी का ज्ञान भी कमाल का है। यकीन नहीं आता तो सुनिए कि वजीर आजम पाकिस्तान किस तरह जर्मनी और जापान को पड़ोसी देश बताते हैं। On the border region of Germany and Japan, they had joint industries. So now there's no question of them ever having bad relationship because their economic interests are tied together. कहां जापान कहां जर्मनी। 5वीं क्लास के बच्चों को मालूम है कि जर्मनी जहां यूरोप में है, वहीं जापान एशिया का मुल्क है। जापान और जर्मनी की सीमा कभी मिल नहीं सकती, लेकिन ये मामूली सा ज्ञान पाकिस्तान के वजीर आजम को मालूम नहीं। इमरान के बयान तस्दीक करते हैं उनके मानसिक दिवालियापन की। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको आपके फायदे की खबर दिखाते हैं। महंगी बिजली, अब आपको महंगी बिजली से निजात मिल सकती है। सोलर एनर्जी के लिए इस्तेमाल होने वाला सोलर पैनल की जगह अब हर घर का अपना पावर स्टेशन मुमकिन है। वैज्ञानिक ट्रैफिक टरबाइन की मदद से नामुमकिन को मुमकिन करने में जुटे हुए हैं। आप भी देखिए जरा। पवन ऊर्जा का अक्षय स्रोत, ऐसी ग्रीन एनर्जी जिसकी दुनिया को बड़ी जरूरत है। तेज रफ्तार हवा से बिजली बनाने का प्रदूषण मुक्त तरीका है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए देश में 37,090 मेगावाट के प्रोजेक्ट स्थापित किए जा चुके हैं, लेकिन वैज्ञानिक बिजली बनाने के सस्ते और प्रदूषण मुक्त जरियों की तलाश में जुटे हैं। ऐसा ही एक जरिया है ट्रैफिक टरबाइन। ट्रैफिक टरबाइन उन जगहों के लिए मुफीद है जहां से तेज रफ्तार ट्रैफिक गुजरता है। तेज रफ्तार ट्रैफिक की वजह से सड़कों पर एयर प्रेशर बन जाता है। हवा तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। ट्रैफिक टरबाइन इसी हवा की मदद से बिजली बनाती है। महज 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने वाली हवा के जरिए भी ट्रैफिक टरबाइन के टरबाइन प्लेट्स घूमते हैं और बिजली का उत्पादन करते हैं। हवा के झोंके की मदद से टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी का उत्पादन होता है, जिसे बिजली में बदल दिया जाता है। ये बिजली टरबाइन के अंदर लगी बैटरी में जमा कर ली जाती है। वैज्ञानिक अब ऐसे ट्रैफिक टरबाइन पर रिसर्च कर रहे हैं जिनसे घर और छोटी दुकानों की जरूरत भर के लिए बिजली बनाई जा सके। इससे थर्मल एनर्जी पर बोझ कम होगा और वातावरण कम प्रदूषित होगा। भारत की बात की जाए तो यहाँ रोड नेटवर्क करीब 58 लाख किलोमीटर लंबा है। इनमें से करीब 1,40,000 किलोमीटर तो नेशनल हाईवे है। स्टेट हाईवे की लंबाई भी लाखों किलोमीटर है। इसके अलावा शहरों में ट्रैफिक का बोझ उठाने वाली सड़कें भी लाखों किलोमीटर है। हाईवे और सड़कों के किनारे और डिवाइडर पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक टरबाइन लगाकर भारत में भी ग्रीन एनर्जी का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ जहां हवा से बिजली बनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आग का कहर देखा जा रहा है। न सिर्फ कैलिफोर्निया में बल्कि अर्जेंटीना से भी जो तस्वीरें आ रही हैं वो हर किसी को डरा रही हैं। आप भी देखिए। आग की हाहाकारी लपटें, दावानल का डरावना अटैक, आग का तांडव देखकर पसरी दहशत, सब कुछ भस्म करने पर आमादा। आग की ऐसी विनाशकारी लपटें शायद ही इससे पहले आपने कभी देखी होंगी। आग के ये शोले जिस तेजी से भड़क रहे हैं वो तेजी से जंगल को तबाह कर रहे हैं। आग की चिंगारी अब ज्वाला बनकर सब कुछ निगलने को बेताब दिख रही है। ये तस्वीरें अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया की हैं। यहाँ एक बार फिर गर्म हवाओं के चलते जंगल में आग भड़क उठी है। आग का विकराल वार होने पर करीब 70,000 लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकाला गया। पिछले 1 महीने में अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में भयानक आग लगी हुई है और जंगलों का बड़ा इलाका जल रहा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अर्जेंटीना में भी आग की लपटों से हाहाकार मचा है। इस तस्वीर को देखिए, कैसे रिहायशी इलाके के बहुत नजदीक आग का बवंडर उठ रहा है। दावानल की इन तस्वीरों को देखकर ही डर लग रहा है। ऐसा लगता है मानो ये आग तेजी से रिहायशी इलाकों को निगल लेना चाहती है। ये आग अर्जेंटीना के कार्डोबा प्रांत में लगी है और तेजी से आसपास के इलाके में फैल रही है। इसका धुआं आसमान तक उठता हुआ नजर आ रहा है और हवा के चलते पूरा इलाका धुएं के गुबार की चपेट में आ चुका है। टीम न्यूज़ नेशन।
और अब बात करते हैं अटल टनल की, जो रोहतांग में तैयार हो चुकी है। समुद्र तल से तकरीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी इस टनल के जरिए हिंदुस्तान की सेना पलक झपकते ही एलएसी पर पहुंचकर धोखेबाज चीन को किसी भी उसकी साजिश को, चालबाजी को आसानी से मुंह तोड़ जवाब दे सकेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देश को समर्पित करेंगे। चीन की चालबाजी पर अंडरग्राउंड वार, हिंदुस्तान का विजय पथ बनकर तैयार। किसी भी गुस्ताखी पर अब चीन पर होगा अटल प्रहार। दुनिया के सबसे दुर्गम इलाकों में पहुंचने का आसान रास्ता बनाकर हिंदुस्तान ने वो अजूबा कर दिखाया है जो सोच से परे माना जाता था, जिसकी कल्पना भी किसी ने कभी नहीं की थी। कल पीएम मोदी अटल टनल को देश को समर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अटल टनल का दौरा कर उद्घाटन की तमाम तैयारियों का जायजा लिया। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने रक्षा मंत्री को अटल टनल की खासियत और सामरिक महत्व की जानकारी दी। पीर पंजाल की पहाड़ियों के नीचे बनी ये टनल आने वाले वक्त में चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होने वाली है, क्योंकि इस टनल के जरिए चीन को पता चलने से पहले ही भारत की सेना उसके सिर पर सवार हो जाएगी। अटल टनल करीब 9 किलोमीटर लंबी है और 10 मीटर चौड़ी है। यहाँ हर 150 मीटर पर टेलीफोन कनेक्शन दिया गया है। वहीं 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट लगाए गए हैं ताकि आग लगने की सूरत पर फौरन काबू पाया जा सके। साथ ही हर 500 मीटर पर इमरजेंसी एग्जिट भी तैयार किया गया है। रोहतांग टनल, जिसे अब रोहतांग अटल के नाम से भी जाना जाता है, सामरिक दृष्टि से अगर बात करें तो ये टनल बहुत महत्वपूर्ण है। 100 साल तक जो है वो टनल जो है काम करेगी और इसके साथ साथ हर जो 150 मीटर है यहाँ पर एक टेलीफोन जो है वो लगाए गए हैं और 60 जो मीटर है उसके बाद जो है फायर हाइड्रेंट भी लगाए गए हैं। जो 2 किलोमीटर के बाद जो है वो टर्निंग पॉइंट है। अगर कुछ भी आगे होता है, कोई भी लैंडस्लाइड अगर टनल के अंदर होता है तो आप पीछे मुड़ सकते हैं। और सीसीटीवी जो है वो 250 मीटर के बाद जो है इसमें लगाए गए हैं। साथ में जो एयर क्वालिटी की निगरानी है वो सिस्टम भी जो है लगाए गए हैं। साथ में इस सुरंग की बात करें, जो व्हीकल हैं वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं। चीन की किसी भी साजिश का मुकाबला करने के लिए अब हड्डियां गलाने वाली सर्दी में तैनात सैनिकों के लिए अटल टनल के जरिए बॉर्डर पर पहुंचना आसान होगा। वहीं जंग की सूरत में उनके पास इस टनल के जरिए गोला बारूद, टैंक और तोप आसानी से पहुंचाए जा सकेंगे, जो सर्दियों में हिंदुस्तान की जीत की गारंटी साबित होगा और चीन को सबक सिखाने का हथियार बनेगा। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब एक और खबर आपको दिखाते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे हो सकता है अगर आपके पास कार है। जी हां, गर्मी में, बारिश में अगर आपकी कार बाहर खड़ी रहती है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन रहती है कार के रखरखाव को लेकर। लेकिन एक अलग तरीके की तकनीक अब दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। आप भी देखिए। यह है कार को वेदर प्रूफ रखने का सबसे सस्ता और आसान तरीका। कार के ऊपर लगा ये अम्ब्रेला आपकी महंगी कार को बारिश, गर्मी और हेल स्टॉर्म यानी ओले से भी महफूज रखता है। तेज धूप की वजह से आपकी कार का कलर फेड और पेंट में क्रैक आने लगते हैं। वहीं बारिश में जंग लगने का टेंशन बना रहता है और रही सही कसर, परिंदे गाड़ी पर गंदगी करके निकाल देते हैं। इन सब परेशानियों का इलाज है कार अम्ब्रेला। तो जनाब, जैसा नाम वैसा काम। ये एक तरह का छाता है जिसे खास तौर पर कारों के लिए बनाया गया है। धूप और बारिश से बचने के लिए हम जिस छाते का इस्तेमाल करते हैं उसके मुकाबले ये काफ़ी बड़ा है। अलग अलग सेगमेंट की कार के लिए अलग अलग साइज के कार अम्ब्रेला आते हैं और ये लगभग पूरी तरह से कार को ढक लेते हैं। कार अम्ब्रेला कार्बन स्टील और नाइलॉन से बना होता है जो इसे हल्का और मजबूत बनाते हैं। इसे बनाने में सिंथेटिक क्लॉथ का भी इस्तेमाल होता है जो ज़्यादातर सिल्वर कलर का होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो सके। गर्मी के मौसम में अगर कार अम्ब्रेला इस्तेमाल करते हैं तो ये कार के केबिन का तापमान बाहर के तापमान के मुकाबले 20 डिग्री तक कम रखता है। विदेशों में इसका चलन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन भारत में ये प्रोडक्ट ज़रा नया है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात कोरोना के कहर की। कोरोना संकट के बीच ग्रीस में स्कूल खोलने के खिलाफ हंगामा बरपा है तो इजराइल में भी लॉकडाउन लगाने के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
पूरा इलाका धुआं हो गया है। सड़क पर हंगामा मचा है। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस एक्शन में दिख रही है। ये तस्वीरें ग्रीस की राजधानी एथेंस की है। यहाँ कोरोना संकट के बीच स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला किया गया, जिसके खिलाफ छात्र बड़ी तादाद में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो वहीं इजराइल के बड़े शहर तेल अवीव में भी कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन लगाने के खिलाफ लोगों का आक्रोश दिख रहा है। इजराइल में नेतन्याहू सरकार ने 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प देखने को मिली। पुलिस भी प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपट रही है। विरोध करने वालों को पुलिस खदेड़ रही है। टीम न्यूज नेशन। कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए अब शार्क का शिकार किया जा रहा है, लेकिन इससे शार्क के विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा है। समंदर में अठखेलियां करने वाली शार्क पर मंडरा रहा है संकट। पानी के भीतर कलाबाजी दिखाने वाली शार्क के विलुप्त होने का मंडरा रहा है खतरा। समंदर में तेजी से गायब हो सकती है शार्क और इसकी वजह है कोरोना वायरस। क्योंकि कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए अब हो रहा है शार्क का शिकार। कई वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि कोरोना का टीका बनाने के लिए दुनिया भर में करीब 2 लाख से ज्यादा शार्कों को मारा जा सकता है। इन शार्कों को इनके लिवर में बनने वाले खास तेल स्क्वैलिन के लिए मारा जा रहा है। ये एक प्राकृतिक तेल है। इसका इस्तेमाल बुखार के वैक्सीन को ज्यादा असरकारक बनाने के लिए किया जाता है। शार्क को बचाने वाली एक संस्था के मुताबिक शार्क प्रजनन भी काफी कम संख्या में करती हैं। ऐसे में यह महामारी कितने दिनों तक चलेगी इसका कोई अनुमान नहीं है। इसीलिए अगर शार्कों का इसी तरह से शिकार होता रहा तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब समंदर में इसकी आबादी खत्म हो सकती है। अभी तक शार्क के तेल से बनने वाली वैक्सीन के प्रभावी होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वैक्सीन के लिए शार्क का शिकार बढ़ता है तो 2,40,000 शार्कों को मारा जा सकता है। टीम न्यूज नेशन। चलिए अब आपको दिखाते हैं आज बिहार के सियासी मैदान में क्या कुछ हुआ। बिहार चुनाव में पार्टियों के बीच सीटों को लेकर संग्राम जारी है। सत्ताधारी एनडीए में तकरार बढ़ रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं है, क्योंकि नाराज एलजेपी ने एनडीए से अलग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को एलजेपी की संसदीय समिति की बैठक में आखिरी फैसला हो सकता है। इस बीच एलजेपी ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। एलजेपी ने नीतीश सरकार के 7 निश्चय को भ्रष्टाचार का पिटारा बताया है। चिराग पासवान तो मानने को तैयार नहीं हो रहे। वो तो बीजेपी का लुकआउट है ना कि चिराग जी को कैसे बात करते हैं। वो तो हमारा लुकआउट नहीं होगा। वो तो आपके गठबंधन का भी हिस्सा है। जब एनडीए आप बोल रहे हैं एकजुट है तो फिर चिराग पासवान देखिए, बीजेपी जदयू में सीटों का बंटवारा हो चुका है। बीजेपी अपने में से चिराग जी को समायोजित करेगी, हम अपने में से मांझी जी को समायोजित करेंगे। ये भी एक सहमति बन चुकी है। एनडीए ही नहीं, आरजेडी और कांग्रेस के बीच भी सियासी तकरार नजर आ रही है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है, तेजस्वी यादव में सूझबूझ की कमी है और लालू होते तो ऐसा नहीं होता। तेजस्वी भाई युवा चेहरा है। मेरे मानने में कहीं ना कहीं हमारे जैसे बिन अनुभवी लोग होते हैं, उनमें कहीं थोड़ा बहुत कोई गुमराह भी कर सकते हैं। कांग्रेस ने आरजेडी को तेवर दिखाए तो आरजेडी ने भी कांग्रेस पर करारा पलटवार किया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि गोहिल महागठबंधन को कमजोर कर रहे हैं और अगर कांग्रेस छेड़ेगी तो वो छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी अगर हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, अगर उस पर आंख तरेगी तो राष्ट्रीय जनता दल को अगर आपने छेड़ा तो फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे। आरजेडी से तल्खी के बीच बिहार चुनाव में कांग्रेस ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अगर आरजेडी से बात नहीं बनी तो कांग्रेस तीसरे मोर्चे का गठन कर सकती है। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन।